हम सबको पता है कि भारत का जो संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन क्या ये संविधान सिर्फ किसी एक व्यक्ति ने बना दिया? क्या ये सिर्फ किसी एक देश से ले लिया गया? ऐसा तो नहीं है। आखिर जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान बना, वो बना कैसे? क्या भारत ने ब्रिटेन से नकल की? क्या अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स उठा लिए? क्या आयरलैंड से डीपीएसपी ले लिए? या फिर क्या सच में हमारा संविधान केवल कॉपी पेस्ट है, जैसा कई लोग दावा करते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस देश का है, तो शायद आपका जवाब होगा ब्रिटेन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसे भी हैं जिन्हें लोग अक्सर गलत देश से जोड़ देते हैं? यही कारण है कि हर साल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और बच्चे गलत भी करते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ ये याद नहीं करेंगे कि कौन सा प्रावधान किस देश से लिया गया। हम समझेंगे क्यों लिया गया। क्या भारत को उसकी जरूरत थी? क्या उसे ज्यों का त्यों अपना लिया गया, या फिर भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसको बदला गया? और सबसे महत्वपूर्ण, कौन से प्रावधान पूरी तरह भारतीय संविधान की अपनी मौलिक देन है, मतलब भारत वालों ने खुद ने वो सब बनाए हैं? तो आज की क्लास के बाद आपका जो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। वेलकम टू अक्षम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो भारतीय संविधान है, इसके अंदर कहाँ कहाँ से क्या क्या चीजें ली गई है, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और आपको पता होगा कि भारत के जो संविधान निर्माता है, उन्होंने लगभग 60 से ज्यादा देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया। तब तक जो अच्छे संविधान जो बन चुके थे, जो अच्छे से काम कर रही थी डेमोक्रेसी, वहां से हमारे जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने अध्ययन किया। और जो उनकी जो काम काम की जो चीजें थी, जो हमारी इस देश की परिस्थितियां, जो कि हमारा देश विविधताओं में एकता है, ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग धर्म हैं। उन सब में ये सब अपना जो संविधान जो हम तैयार कर रहे थे, वो लागू हो सके, है ना? तो ऐसे ही किसी भी देश के संविधान की अंधी नकल नहीं की, बल्कि भारतीय समाज की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें आवश्यक परिवर्तन किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा मजबूत व्यवहारिक ढांचा तैयार करना था, जो भारत की विविधता को संभाल सके और एक सशक्त और अखंड राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण दुनिया के सभी ज्ञात संविधानों को छानने के बाद किया गया है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो चीजें ली गई थी, वो ली गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 से। 1935 का अधिनियम हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, पॉलिटी में भी इसका रोल है। पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे, हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे, ये है तो पॉलिटिकल चीज ही ना। तो लगभग दो तिहाई हिस्सा, 250 जो आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान के, वो इसी में से लिए गए हैं। और इसी से हमारे जो संघीय ढांचा है देश का, उसका निर्माण हुआ है। तो संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल हो गया, न्यायपालिका होगी, जो अपने लोक सेवा आयोग है, चाहे यूपीएससी हो या फिर स्टेट वाले पीसीएस हो, पीएससी जो है, आरपीएससी वगैरह, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, है ना। आपातकालीन उपबंध हो गए, या फिर जो प्रशासनिक विवरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो हैं, वो सारी चीजें हमने कहाँ से ली है? 1935 के अधिनियम से। तो ज्यादातर चीजें जो ली गई है, वो कहाँ से ली गई है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, तो ये तो दो तिहाई है, ये सारा तो आप याद करने बैठोगे नहीं, है ना। इनके मेन मेन पॉइंट ये हो गए। बाकी हम ये देखने वाले हैं कि कौन से देश से क्या क्या लिया गया है। वो कम है तो उनको याद करना ज्यादा आसान है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन जो है, ब्रिटेन ब्रिटेन का जो संविधान था, वहां से हमने क्या क्या लिया है? तो हमने कौन सी प्रणाली अपनाई है, अध्यक्षात्मक या फिर संसदीय प्रणाली? बिल्कुल सही, संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है। और ये जो संसदीय प्रणाली है, वो कहाँ पर प्रचलित थी? ब्रिटेन में प्रचलित थी। तो ब्रिटेन से हमने लिया संसदीय शासन प्रणाली, जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
कार्यपालिका कौन होती है? जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो आपके पुलिस हो गई, या फिर जो भी कोई कानून है उसको लागू करवाने के लिए जो भी आपके उसके अंदर आते हैं, वो चाहे मंत्री हो या फिर उनके नीचे काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वो सब किसके अंदर आएंगे? कार्यपालिका के अंदर आएंगे। विधायिका का क्या मतलब है? जो कानून बनाते हैं, जो लॉ मेकर बॉडी होती है, उसको हम विधायिका कहते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के अंदर जो निचला सदन है, जो अपना लोकसभा है, उसके प्रति जो है कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। इसके अंदर नाम मात्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये आपको पता है। अपने जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारे काम जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन सारे डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। राष्ट्रपति सारे काम प्रधानमंत्री की सलाह से कर रहा है ना। हम जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ली कहां से गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पर कानून ही सर्वोच्च है। कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पर शासन किसका है? लो का शासन है, विधि का शासन है। मतलब कानून सर्वोच्च है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होता, और कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समानता इसका मूल अधिकार है। मतलब कानून के समक्ष सभी जो नागरिक है वो समान है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। फिर आती है विधायी प्रक्रिया, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, कि आप संसद के अंदर जो कानून बना रहे हो, उस कानून को बनाने की प्रक्रिया क्या है, मुद्दे वहां पर किस तरह से उठाए जाएंगे, वो सारी जो चीजें हैं वो कहाँ से ली गई है? वो भी ब्रिटेन से ली गई है। अब भारत के अंदर नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है। कि अमेरिका के अंदर तो क्या है, एक तो स्टेट की नागरिकता मिलेगी उसकी, और एक अमेरिका की नागरिकता मिलेगी। लेकिन भारत के अंदर तो ऐसा है कि भाई एक ही नागरिकता, कि हम भारत के नागरिक हैं। पासपोर्ट जो बनेगा इंडियन सिटीजन का बनेगा, राजस्थान का, एमपी का, छत्तीसगढ़ का, असम का नहीं बनेगा। ठीक है। ये चीजें हो गई। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल प्रणाली है, जो कैबिनेट सिस्टम है, वो भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। तो सरकार की जो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले कैबिनेट में होती है। आपको पता है सारे जो डिसीजंस ले रहे हैं वो कौन ले रहे हैं? मंत्री ले रहे हैं, जो मंत्रिमंडल के अंदर है। कैबिनेट ही सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां तय करता है, कि एथेनॉल मिलाना है नहीं मिलाना है, आपको प्योर पेट्रोल मिलना है या फिर एथेनॉल के साथ मिलना है, नीट का पेपर लीक होने के बाद में री एग्जाम करवानी है या फिर मुद्दा दबा देना है, क्या करना है, ये सारी डिसीजन जो है वो कौन लेता है? कैबिनेट लेता है। ठीक है। ये जो प्रणाली है वो कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। फिर जो रिट है, रिट का मतलब क्या है? कि जो आपके मौलिक अधिकार है उसके लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। तो ये जो कोर्ट है वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वो हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे जब अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे, अपने मूल अधिकार पढ़ेंगे। तो जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन, मतलब उनको लागू करवाने के लिए और रक्षा के लिए, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के द्वारा, न्यायपालिका को विशेष शक्तियां दी गई है, और उस न्यायपालिका के द्वारा 5 तरह की रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और 226 के तहत हाई कोर्ट जारी करता है। ठीक है। इसके बाद है संसदीय विशेषाधिकार। तो आपके जो सांसद है और संसद की जो समितियां हैं, उनको अलग से अधिकार मिले हुए हैं, ताकि वो बिना किसी डर के अपना काम कर सके। अब आपने, जैसे कोई सांसद है, सांसद कुछ काम करना चाहता है और आपने उसके ऊपर केस कर दिया, पुलिस वाले उसको उठा के लेके चले गए, अब वो काम तो कर ही नहीं पाएगा ना, वो डर जाएगा। कोई भी वोटर ऐसे तो है नहीं कि 100% उस कॉन्स्टिट्युएंसी के वोटर जो है उसी को वोट दे के बैठे हैं। भाई किसी को 40% वोट मिल गए और बाकी 60% 20 लोगों में बट गए, तो वो 40% वाला जीत के चला गया, लेकिन 60% तो उसके अगेंस्ट है। तो 60% से डर के काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको विशेषाधिकार है। ये क्या क्या विशेषाधिकार है वो आर्टिकल 105 में हम पढ़ेंगे। अभी आपको बस ये ध्यान रखना है कि ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार हमने लिए हैं। फिर हमारे द्विसदनात्मक व्यवस्था है। दो सदन का क्या मतलब है? कि अपनी जो विधायिका है उसके अंदर दो सदन है, एक तो लोकसभा है, एक क्या है? राज्यसभा है। तो लोकसभा को निचला सदन भी कहते हैं,
लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, जो विभिन्न वर्गों और राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, लोकसभा और राज्यसभा भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल्स पढ़ेंगे। लेकिन ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से ली है हमने? ब्रिटेन से ली है। तो ये है हमारा ब्रिटेन से ली गई चीजें। ब्रिटेन से क्या क्या ले लिया हमने? संघीय तंत्र ले लिया, राज्यपाल का जो कार्यालय है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग हो गए, आपातकालीन उपबंध हो गए, और आपका प्रशासनिक विवरण हो गया, संसदीय शासन प्रणाली हो गई, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता। तो आपको याद कैसे रखना है? अभी मैंने ये समझा दिया। आप क्या है, शॉर्ट के अंदर इनको लिख लीजिए कि आप जैसे क्लास खत्म हो वैसे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएंगे। आप ये जो पॉइंट्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, वो आप नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, है ना? एक बार पढ़ने के बाद हम भूलेंगे ना एक टाइम बाद, तो आप रिवाइज करोगे ऐसे मोटा मोटा जो इसकी सब हेडिंग्स है, वो यदि आप देखते रहोगे बार बार, तो आपको इसके अंदर की चीजें अपने आप याद आती रहेगी। तो ये तरीका होता है चीजों को रिटेन करने का, लॉन्ग टाइम तक अपने जो परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर रखने का। आगे बढ़ते हैं। आगे है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? जो अमेरिका के संविधान है वहां से हमने लिए हैं मूल अधिकार। जो संविधान का भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसके अंदर जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं वो लिए हैं हमने अमेरिका के संविधान से। अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है। अपनी जो न्यायपालिका है उसके अंदर हायरार्की है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, उसके नीचे सारे जो हाई कोर्ट है वो काम करेंगे, फिर उसके नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनके अनुसार डिसीजन देंगे, है ना? और सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी हमने कहाँ से ली है? हमने ली है अमेरिका से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अब देखो, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है अपनी, और अपनी जो विधायिका और कार्यपालिका की बात करें तो ये विधायिका है, इसके अंदर सांसद या फिर एमएलए होंगे, है ना? विधानसभा में एमएलए होते हैं और उधर एमपी होते हैं। अब उनमें से कुछ मंत्रिमंडल का एक कैबिनेट मंत्रिमंडल जो है बनाया जाएगा, कुछ मंत्रियों का, कुछ लोगों को चूज करके, है ना? तो ये कार्यपालिका है, ये विधायिका है, और ये स्वतंत्र न्यायपालिका जो बिल्कुल अलग है। इसका और इसका कोई संबंध नहीं है, ये अपने आप में स्वतंत्र बॉडी है। ठीक है। फिर न्यायिक पुनरावलोकन। यदि इस संसद ने कोई भी कानून बनाया या विधानसभा ने कोई कानून बनाया तो न्यायपालिका उसकी जांच कर सकती है कि क्या वो कानूनी है, क्या वो संवैधानिक है या नहीं है। यदि वो संवैधानिक नहीं है तो उसको वो न्यायपालिका जो है नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, मतलब ये किसी काम का नहीं है। जैसे कि अभी एक संविधान संशोधन किया गया था जो जज हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेके, तो न्यायपालिका ने कहा कि भाई ये जो है संवैधानिक नहीं है, इसलिए आपको ये खत्म करना पड़ेगा। वो खत्म कर दिया। फिर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये भी कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से। अनुच्छेद 61 जो है 61, आर्टिकल 61 जो है उसमें राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। तो ये एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आर्टिकल 61 पढ़ेंगे तब। न्यायाधीशों को हटाने की विधि, जो अपने जज हैं उनको किस तरह से हटाया जाना है ना? उसको बहुत ज्यादा ऐसे कठोर प्रक्रिया बनाई गई है जो कि उनकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। आप बहुत आसानी से यदि इधर जो जज हैं उनको हटा दोगे तो वो अपने फैसले लेने में डरेंगे, सही फैसला नहीं ले पाएंगे। तो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका से ली गई है और वो बहुत ज्यादा टफ है। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनको हटाया जाता है न्यायाधीशों को, उसी तरह बाकी जो बॉडीज हैं उनके अध्यक्ष, चेयरमैन वगैरह को हटाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, किसी ना किसी पोस्ट के लिए तो आ ही जाता है और वो सेम प्रोसीजर होता है। तो हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी हम क्योंकि सिर्फ सोर्सेज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हम सोर्सेज की बात करेंगे। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो भी कहाँ से लिया गया है? अपने अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं, जैसे कि अमेरिका के सीनेट के जो सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। उसके अलावा आयरलैंड जो है
वहां से क्या लिया गया है, जो डीपीएसपी है। डीपीएसपी क्या है, जो संविधान का भाग 4 है 36 से लेके 51 तक, यानी कि जो अपना स्टेट है, अपना जो देश है, वो क्या करेगा, कल्याणकारी नीतियां बनाएगा, और राज्य को कुछ ऐसी चीजें बताई गई है कि भाई आप इस तरह से काम करो, वो सारी चीजें भाग 4 में बताई गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य जो है, सरकार जो है, उसको निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप इस तरह से शासन कीजिए। इन्हें आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया था, और भारत ने इन्हें आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पद्धति जो है, कि भारत का राष्ट्रपति के लिए आप और मैं तो वोट देते नहीं है, इसका जो चुनाव है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अब वो निर्वाचक मंडल के अंदर आपके विधायक, सांसद, वो सब होते हैं, है ना। वो इस प्रोसीजर को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, कि आपका ABC, इस तरह से वरीयता, जैसे जितने कैंडिडेट हैं उनको वरीयता दी जाएगी, कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है ना। तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। फिर राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति करते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो ये जो व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, डीपीएसपी, राष्ट्रपति का निर्वाचन और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। तो ये जो मनोनयन है वो भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। इसके बाद कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। कनाडा जो है, वहां पे क्या है, सेंटर के पास पावर्स ज्यादा है, स्टेट के पास कम है। अपने पास भी ऐसा ही तो है। तो भारत का जो ये संघवाद है, फेडरलिज्म जो है, वो अमेरिका का जो फेडरलिज्म है उससे अलग अलग है, और कनाडा का जो मॉडल है वो उसके ज्यादा करीब है, जहां पे सेंटर जो है ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं और राज्यपाल की नियुक्ति है, वो भी कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब जो राष्ट्रपति जो है उसको सलाह मांगने पर, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो सलाह देने का काम करेगा, परामर्श देने का काम करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली है, कनाडा से ली है। क्या क्या है, सशक्त केंद्र और उसके साथ संघीय व्यवस्था। भारत एक ऐसा संघ है जिसमें एकात्मक विशेषताएं प्रबल है। यूनिटरी जो विशेषताएं हैं वो ज्यादा है। संकट के समय ये पूरी तरह एकात्मक रूप धारण कर लेता है। जैसे इमरजेंसी है तो सारी पावर्स किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र जो है, उसके अंदर किसमें है, अपने जो सेंटर है उसी को मिलती है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची की तीनों सूचियों में जो विषय शामिल नहीं है, उन पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र को है। राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं सेंटर। हर राज्य का एक राज्यपाल होता है, और जैसे सेंटर के अंदर सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, वैसे ही राज्यपाल के नाम से स्टेट्स के अंदर होते हैं। तो राज्यों के केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है, अनुच्छेद 155 के तहत। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायिक निर्णय। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी विधि या तथ्य के सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति है। मतलब राष्ट्रपति जो है, कोई लॉ की कोई बात हो, कोई तथ्य हो जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा, तो सुप्रीम कोर्ट से वो पूछ सकता है कि भाई ये समझाओ क्या चीज है ना। तो उसका काम है कि वो समझाएगा। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए प्रावधान भारत के केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देते हैं और व्यापारिक सुगमता सुनिश्चित करते हैं। जो समवर्ती सूची है, जिसके ऊपर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब विधानसभा और संसद दोनों जिसके ऊपर कानून बना सकते हैं, वो जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर आते हैं, समवर्ती सूची के अंदर आते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, कि जो पूरा देश है उसके अंदर एक रूपता हो, और क्षेत्रीय जो विविधता है उसके अंदर भी संतुलन
बना रहे। यदि क्या हो इन दोनों के बीच में टकराव हो जाए, जो केंद्रीय सूची और राज्य सूची है उसके ऊपर तो आप बना रहे हो, लेकिन जो संवर्ती सूची है उसके अंदर यदि टकराव हो जाए, राज्य कहे कि मैं कानून बनाऊं, सेंटर कहे कि मैं कानून बनाऊं, उस टाइम पे सेंटर जो है उसी का कानून ज्यादा मान्य होगा। जैसे कोई एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर सेंटर ने भी कानून बना दिया और सेम सब्जेक्ट पे यदि स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो सेंटर का जो कानून होगा वो लागू होगा। ठीक है। फिर संविधान के भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 में संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर निर्बाध और मुक्त व्यापार की गारंटी दी गई है, ताकि देश एक कल आर्थिक इकाई के रूप में काम कर सके। मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसमें आपके ऐसा नहीं है कि अलग से कोई टैक्स लग रहा है कि आप तो जम्मू कश्मीर से आए हो, आपके ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच यदि गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसे दूर करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है। तो ये चीजें हैं हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। वाइमर संविधान जो जर्मनी का संविधान है, जहां से आपातकाल और अधिकार लिए गए हैं। अब देखो, आपातकाल के जो प्रावधान थे वो तो कहाँ से लिए गए थे? हमने जो 1935 का अधिनियम था उससे लिए गए थे। लेकिन आपातकाल के टाइम पे जो आपके अधिकार हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। तो जर्मनी के जो संविधान है उसके अंदर आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कठोर प्रावधान शामिल किए गए हैं। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जब अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, तो नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन कुछ जो है वो आप नहीं कर सकते। जैसे 44वां संविधान संशोधन के बाद ये बताया गया कि आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20, जिसके अंदर अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण मिलता है, और अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण दिया गया है, उनको आप निलंबित नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 20 और 21 आपके साथ होते हैं यदि आपके अनुच्छेद 352 के तहत इमरजेंसी लग जाए तो भी। अनुच्छेद 358 का प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद जो 19 है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसके तहत दिए गए जो 6 मूल अधिकार है वो स्वतः निलंबित हो जाते हैं, और ये अनुच्छेद 358 में बिल्कुल साफ तौर पे लिखा गया है। अनुच्छेद 359 के अंदर ऐसा कहा गया है कि ये अनुच्छेद ये बताता है कि राष्ट्रपति को आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकार प्रवर्तक को निलंबित करने की शक्ति दी गई है। मतलब उन्हें लागू कराने के लिए न्यायालय जाने का अधिकार है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके इमरजेंसी के टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें हमने कहाँ से ली है? जर्मनी से ली है। बाकी ये 358 59 ये सब हम इमरजेंसी पढ़ते टाइम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं ही हैं, है ना। यहाँ पे क्यों ही टाइम वेस्ट करना। इसके बाद जो आपका सोवियत संघ है, वहां से हमने क्या क्या लिए हैं? जो नागरिकों के कर्तव्य हैं और जो न्याय है, 3 प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिए हैं? यूएसएसआर से लिए हैं। जो आज के टाइम रूस है उसे उस टाइम पे यूएसएसआर कहते थे, है ना। और थोड़ा बड़ा था, और भी देश इसमें शामिल थे। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, उसमें जोड़ा गया। इसे एक नया भाग 4A के अंदर एक नया आर्टिकल 51A के तहत शामिल किया गया। इसके अंदर कुल 10 कर्तव्य निर्धारित किए गए थे, लेकिन जो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य इसके अंदर जोड़ के इसकी संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। जो आपके ये अनुच्छेद 51A है, इससे आजकल बहुत सारे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसको हम बहुत अच्छे से याद करेंगे, इसकी ट्रिक्स बनाएंगे और आपको याद करवाया जाएगा जब हम मूल अधिकार पूरे पढ़ लेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति शुरू करने से पहले। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श क्या है?
जो प्रस्तावना है उसके अंदर न्याय की बात करी गई है। तीन तरह की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, उसके बारे में बात की गई है। ये जो अवधारणा है 1917 के अंदर जो रूसी क्रांति हुई थी और जो सोवियत संघ के जो संविधान है वहां से ये प्रेरित है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करना है और शोषण को समाप्त करना है। तो ये चीजें ली गई है यूएसएसआर से। इसके बाद यदि फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक ढांचा, रिपब्लिक। हमारा जो देश है इसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसे हम चुनते हैं, भले इनडायरेक्ट चुन रहे हैं। यहाँ पर ब्रिटेन की तरह नहीं है कि कोई राजा या रानी जो है वो वंशानुगत चले आ रहे हैं, या पहले जो अपने राजतंत्र हुआ करता था वो नहीं है। हमारे शासन है वो किसका है? लोगों का है, मतलब हम गणतंत्र हैं। तो ये चीज हमने ली कहाँ से है? फ्रांस से ली है। जो हमारी प्रस्तावना है उसके अंदर स्वतंत्रता, समता और बंधुता, लिबर्टी, इक्विटी और फर्टेनिटी जो है वो हमने कहाँ से ली है? हमने ली है फ्रांस से। जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे, जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया, जिसकी वजह से अमेरिका आजाद हुआ। तो यही चीजें हमने भारत की जो प्रस्तावना है उसके अंदर डाली है। दक्षिणी जो अफ्रीका है उसके संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। जो अनुच्छेद 368 के तहत हम जो संविधान में संशोधन करते हैं वो हमने कहाँ से लिया है? दक्षिणी अफ्रीका से लिया है। और जो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, हाल ही में कुछ सदस्यों का निर्वाचन हुआ है अलग अलग स्टेट से, अलग अलग पद, अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोग रिटायर होते रहते हैं। राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है, आपको पता है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है जो राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन, वो हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। आगे यदि बात करें जापान के संविधान की, तो जापान से हमने ली है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये जापान के संविधान से हमने ली है। अब जो अनुच्छेद 21 है उसके अंदर काम आती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसके अंदर लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यदि कानून में लिखा हुआ है, अगर आपके जो बीएनएस है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप किसी को इस किसी कोई जैसे अपराध के लिए आप इस तरह से आप उसको प्राण और देह से अलग कर सकते हो, मतलब आप उसके प्राण ले सकते हो, आप उसकी जान ले सकते हो, तो जैसे फांसी से आप ले सकते हो। अगर आपके कानून में नहीं लिखा हुआ कि आप गोली से उसको मार दो, तो आप नहीं मार सकते। आप उसको चौराहे पर फांसी नहीं दे सकते यदि आपके कानून में नहीं लिखा हुआ है। तो ये वाली जो चीज है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, वो हमने कहाँ से ली है? जापान से ली है। विधि की एक सम्यक प्रक्रिया भी होती है। ये जो अवधारणा है अमेरिका की अवधारणा है, जो जापानी प्रक्रियात्मक अवधारणा से अधिक व्यापक और न्यायिक सुरक्षा प्रदान करती है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग है। और जो मेनका गांधी मामले हैं उसके अंदर न्यायपालिका ने इन दोनों अवधारणाओं को काम में लेके समझाया था। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया है इसको हम आर्टिकल 21 पढ़ने से पहले और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि ये लंबी चीज है। आर्टिकल 21 अपने आप में एक क्लास है पूरा, है ना? तो वो हम यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। यहाँ पे अपना सोर्सेज पढ़ने का मेन काम है। बाकी जो है जापान से हमने संसदीय विशेषाधिकार और समितियां जो है वो भी यहीं से ली की है। और जो भारतीयकरण है, जो विदेशी स्रोत है उनकी अंधी नकल हमने नहीं की है ना? तो ये जो संसदीय विशेषाधिकार है ये ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश प्रथाओं का एक जटिल और परिष्कृत मिश्रण है ना? तो ये सारी चीजें, तो ये आ गई अपनी सोर्सेज, पूरी हो जाती है कि कौन से संविधान से हमने क्या लिया है। अब यदि आपको कुछ ट्रिक्स जाननी हो तो कुछ ट्रिक्स बनाई हुई है मेरी। जैसे ब्रिटेन है संसद की एकल नागरिकता विधि, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता विधि का शासन, है ना? ये सारी चीजें। और जो अमेरिका है अधिकार न्याय का सर्वोच्च राष्ट्रपति, मूल अधिकार, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, है ना? आयरलैंड से डीपीएसपी,
है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, सशक्त केंद्र अवशिष्ट जो राज्यपाल है वो कनाडा से, है ना, अवशिष्ट शक्तियाँ हो गई, सशक्त केंद्र, संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली है। फिर आपका, यदि कोई आपसे कहे कि क्या ये उधार का थैला है, कि हमने सारी जो चीजें हैं वो तो हमने उधर से ली है। कुछ लोग जैसे लोकनाथ मिश्र, के हनुमंता, इन्होंने विदेशी गुलामी का दस्तावेज और उधार का थैला कहा है। तो क्या ये अब बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जो है जो भी चीजें वहां से ली है, हमारी देश की जरूरतों के हिसाब से ली है। तो ये उधार का थैला नहीं है। तो ये आलोचना पूरी तरह से अनुचित और अतार्किक है। संविधान निर्माताओं ने केवल बुनियादी सिद्धांत लिए, लेकिन भारतीय समाज की बहुसांस्कृतिक जटिलताओं, विशालता और विविधता के अनुसार उसमें व्यापक जो है संशोधन करके अडाप्ट किए हैं। संश्लेषण, भारत ने न तो अमेरिका पूर्ण न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया है, न ही ब्रिटिश पूर्ण संसदीय संप्रभुत्व को अपनाया है, बल्कि दोनों के बीच का एक शानदार मार्ग चुना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है कि संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट अधिकार नहीं है। कोई भी संविधान है, उसके जो अ, मूल विचार है, उसके ऊपर अधिकार नहीं है, किसी ने पेटेंट नहीं करा रखा है कि भाई ये हमारा हुआ। अब जो वहां से अच्छे विचार है उनको हम अडॉप्ट कर ले तो क्या बुराई है? तो ये अम्बेडकर जी ने कहा है। हाँ? तो ये आपके सोर्सेज जो है वो खत्म यहाँ पे हो जाते हैं। और हम अगली जो क्लास है उसके अंदर भारत की जो अनुसूचियां हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग। आपको यदि ज्योग्राफी क्लास आपने नहीं ली है तो इंडियन ज्योग्राफी की सारी क्लासेज मैंने डाल रखी है। कंप्लीट रिवीजन की मैराथन आपको मिल जाएगी अगस्त के महीने में। तब तक आप उसको एक बार कम से कम पढ़िए डिटेल से, फिर मैराथन में हम कवर कर लेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी एक मैराथन क्लास आपको अलग से मिल जाएगी, आप वो भी ले सकते हैं, जो कि चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने पिछले आधे घंटे से ये लेक्चर सुना है, देखा है, पढ़ा है, तो आपको ये वीडियो लाइक करने में कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कमेंट आप कीजिए। यदि पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं है, उसके बारे में आप बुराई कर सकते हैं, आप सजेशंस दे सकते हैं, ताकि मैं सुधार कर सकूं। मैं नहीं कह रहा कि आप तारीफ कीजिए। अगर तारीफ के लायक कंटेंट हो तो आप जरूर कीजिए। अगर कमजोर कंटेंट है तो आप बुराई कर सकते हैं। मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ कि निंदक नियरिए राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो आप निंदक बनिए बेशक, मैं अपना स्वभाव जो है उसको निर्मल जरूर करना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।